नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज की प्रैक्टिस का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। ये हमारा टॉपिक है और इसके अंतर्गत हम नागरिक शास्त्र की प्रकृति, क्षेत्र, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है आप प्लेलिस्ट लगी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो उसको चेकआउट करें। मेनली जो है मैराथन की प्लेलिस्ट है वो बहुत ही यूजफुल है, उसको आप पक्का देखें और वहाँ से नोट्स जो है अपने तैयार कर लें। जहाँ जिस पॉइंट पर आप वीक हो तो उसके नोट्स पक्का तैयार कर लें, बाकी आप वीडियो देख करके मेमोराइज कर सकते हैं। अभी मैं जो भी टॉपिक दूंगी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इंश्योर रहें कि जो ये वीडियोज़ हैं ये कोई भी वीडियोज़ आपकी छूटने ना पाए। वीडियो छूटने का मतलब आपका टॉपिक छूटेगा, तो वो आप देख लीजिए। एक वीडियो मैंने सुबह अपलोड की थी, एक अभी करूँगी और फिर उसके बाद क्या होगा, हो सकता है रात तक एक और आ जाए, क्योंकि मुझे टॉपिक कवर करने हैं। तो मैं किसी भी टाइम वीडियो अपलोड कर देती हूँ जब भी रेडी हो जाता है। तो ये आप देखिए कि आपकी वीडियो जो है स्किप नहीं होनी चाहिए। नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और ये वीडियोज़ जो है अपने दोस्तों में शेयर करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं। और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ में आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है लिंक में तो पोल पाथ के नाम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखेंगे हम आज का। ये सभी वन लाइनर हैं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड है कि वन लाइनर दीजिए, तो सुबह हमने प्रैक्टिस करवाई थी और अभी हम वन लाइनर दे रहे हैं। अलग अलग टॉपिक पे किसी पे वन लाइनर दे रहे हैं और किसी पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके हम पूरा जो है एक्सप्लेन करते हैं। प्रैक्टिस में भी मैराथन का मतलब ही होता है कि एक जो है पूरा रिवीजन, फास्ट रिवीजन उसको करना होता है, तो वही हम कर रहे हैं। चाहे हम वन लाइनर देंगे या प्रैक्टिस देंगे, इसमें एक प्रकार से जो कॉन्सेप्ट का फास्ट रिवीजन होगा, तो जो मेन पॉइंट होंगे वो जो है बताए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, जो सिविक या सिविटाज से हुई है। यानी कि शब्द की बात कर रहा है, शब्द की बात कर रहा है। सिविक या सिविटाज शब्द से हुई है। और ये शब्द किसका है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और इसका प्रयोग क्या है, लैटिन भाषा का जो सिविस और सिविटाज का जो प्रयोग किस में किया गया, तो प्राचीन में नागरिकों के लिए। तो ये क्या है, नागरिकों के संदर्भ में, नागरिकों के संदर्भ में इसका जो है प्रयोग किया गया। कहाँ पर प्रयोग किया गया, प्राचीन समय में। प्राचीन समय में तो किया गया, लेकिन कहाँ किया गया वो देख लेते हैं कि कहाँ किया गया। तो ये किया गया है रोम में, ठीक है, ये रोम में किया गया है। तो इसका प्रयोग जो सिविक और सिविटाज शब्द है, इसका प्रयोग प्राचीन रोम में नागरिकों के लिए किया गया है, ठीक है। तो नागरिकों के लिए किया गया है। सिविक और सिविटाज शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया, रोम में किया है। किस भाषा से लिया गया है, तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। अभी अगला क्या है कि राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई। ये क्या है, ग्रीक शब्द है। ग्रीक का मतलब यूनानी, दोनों हो सकते हैं, यूनानी भी आ सकता है। तो ग्रीक आ जाए या यूनानी आ जाए, बात एक ही है। तो राजनीतिक शब्द, जो राजनीति शब्द है, इसकी उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है और ये एक ग्रीक जो है शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, नगर राज्य। ये हो गया, इसका अर्थ तो नगर राज्य हो गया। लेकिन जो यूनानी विचारक थे, नगर राज्यों की गतिविधियों को पॉलिटिक्स बोला। तो जो नगर राज्य की गतिविधियाँ थीं, नगर राज्य की गतिविधियाँ, जो नगर राज्य की गतिविधियाँ थी, इनको क्या बोला, पॉलिटिक्स बोला। जो यूनानी विचारक थे उन्होंने, तो गतिविधियों को इन्होंने पॉलिटिक्स बोला। और अगर हम बात करें कि पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो ये पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग जो है, पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया है। अरस्तु
ने किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पोलिस शब्द का मतलब क्या होता है, नगर राज होता है, और नगर राज की गतिविधियों को पॉलिटिक्स बोलते हैं। पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया है। ये एक यूनानी जो है शब्द है। अगला है क्या है कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। ये किसने बोला है, तो ये पुंतांबेकर हैं, उन्होंने जो है ऐसा बोला है। तो यहाँ पर क्या है, जो कथन है, ये स्टेटमेंट है, पुंतांबेकर ने कहा है नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। आगे है राजनीति के अध्ययन के सबसे केंद्रीय सिद्धांत राज्य है। जो राजनीति के अध्ययन का सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या है, राज्य है। जो राज्य है वो राजनीति के अध्ययन का केंद्रीय सिद्धांत है, सबसे केंद्रीय सिद्धांत है। आगे है कि राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में डेविड ईस्टन को जाना जाता है। राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का निरूपण आगत निर्गत माध्यम से किया गया इनके द्वारा। जो ये डेविड ईस्टन महोदय हैं, इन्हें ये व्यवहार क्रांति के, यहाँ पर क्या है, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार कह ले या व्यवहारवादी क्रांति के जनक के रूप में कौन है, डेविड ईस्टन को माना जाता है। यहाँ पर दूसरा भी आ सकता है, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जनक, तो भी कौन होंगे, डेविड ही होंगे। ठीक है, डेविड ही होंगे, इन्हीं को माना जाता है। चाहे उत्तर व्यवहारवादी कह लीजिए क्रांति का जनक, चाहे व्यवहारवादी क्रांति के जनक के रूप में इनका डेविड ईस्टन को जाना जाता है। और अगर ये बात आए कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो उत्तर व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद का नेक्स्ट स्टेप है, अगला चरण है। तो उत्तर व्यवहारवाद ने किस पे किया, जो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए क्या किया कि व्यवहारवाद पर जो है सर्वप्रथम आक्रमण किया। तो ये किसके द्वारा किया गया, ये भी डेविड ईस्टन के द्वारा ही किया गया। यदि हम डेविड ईस्टन की बात करें तो इसमें जो है तीन पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तीन बिंदु इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। कौन कौन से हैं, एक तो मांग और समर्थन। पहला क्या है, मांग और समर्थन। तो मांग में क्या होता है, जो ये राजनीतिक दल होते हैं, दबाव समूह होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, तो समाज में जो भी मांगे उठती हैं तो उनको ये ये उनको उजागर करते हैं, इनके द्वारा ये उजागर किए जाते हैं और इनको इनपुट भी बोलते हैं। मांग जो है, मांगों को क्या बोलते हैं, इनपुट भी बोलते हैं। तो और इनका समर्थन की अगर हम बात करें तो मांग और समर्थन किसके अंतर्गत आते हैं, मांग और समर्थन किस आते हैं, राजनीतिक व्यवस्था में निवेश। तो जो पहला क्या है, राजनीतिक व्यवस्था में निवेश, इसके द्वारा आते हैं। और इसी के अंतर्गत मांग और समर्थन जो है 2 पॉइंट होते हैं, ये जो राजनीतिक व्यवस्था में निवेश के अंतर्गत जो है ये आते हैं। अब इनका क्या है कि मांग में जो पर्यावरण में यानी समाज में मांग उठती है उसको समाचार पत्र वगैरह के द्वारा उजागर किया जाता है। और समर्थन में क्या होता है कि व्यक्ति समूह, विचारधारा, ध्येय, संस्था, ये जो चीज़ें होती हैं तो इस तरह से होती हैं कि व्यवस्था के पक्ष में हो, तो इसे जो है समर्थन कहलाता है। फिर अगला पॉइंट क्या है, ये 2 इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो जाएगा मांगों का रूपांतरण। तो मोटा मोटा आप समझ लें, कॉन्सेप्ट रहेगा माइंड में तो टिक कर पाएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव भी आते हैं। तो मांगों का रूपांतरण, मांगों के रूपांतरण में ये क्या बात करते हैं कि जो निवेश को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है। इसमें होता क्या है कि तो ये मांगों का रूपांतरण दूसरा है, जब ये मांग और समर्थन के द्वारा, मांग के द्वारा जब चीज़ें जो हैं रखी जाती हैं इनके राजनेताओं के सामने, जो हमारी व्यवस्था है उसके सामने, तो जो सत्ताधारी होते हैं वो क्या करते हैं, इनके पक्ष या विपक्ष में निर्णय लेते हैं और क्या करते हैं, मांगों का रूपांतरण कर देते हैं।
पक्ष या विपक्ष में जो है निर्णय लेकर के मांगों का रूपांतरण कर देते हैं, तो यही हो जाएगा मांगों का रूपांतरण। जो दूसरा पॉइंट होगा यही हो जाएगा। और जो राजनीतिक व्यवस्था में रूपांतरण प्रक्रिया जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके द्वारा शासकों का समर्थन बढ़ता है या घटता है। अगर वो पक्ष में ले रहे हैं तो उनका बढ़ता है, या फिर नहीं ले रहे हैं तो घटता है। तो मांगों का रूपांतरण यही है कि जो मांगें आई हैं उनके बारे में डिसीजन लिया जाए, तो वही मांगों का रूपांतरण हो गया। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट होता है राजनीतिक व्यवस्था में निर्गत। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में निर्गत, इसमें क्या है? ये जो निर्गत है उन नियमों तथा नीतियों को कहते हैं जो निवेश के रूपांतरण के पश्चात हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि जब निवेश हम मांगे क्या हो गया? निवेश हो गया। निवेश का रूपांतरण क्या हुआ कि उस पर डिसीजन ले लिया गया, और डिसीजन लेने के बाद जब वो नीतियों में, निर्णयों में, कानूनों में जब वो तब्दील हो जाते हैं तो इसी को निर्गत बोलते हैं, क्योंकि अब वो कानून या नीतियों के रूप में निकल के व्यवस्था से फिर से समाज में आ रहे हैं। तो निर्गत क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो ये आउटपुट इसको आप कर सकते हैं, निर्गत, आउटपुट, यहाँ लिख लेते हैं आउटपुट। इसमें क्या हो जाएगा? नीतियाँ, कानून जो भी हैं निकल कर के बन कर के आ जाएंगी समाज में। रूपांतरण में क्या होगा? डिसीजन होगा यहाँ पर, जैसे कि निर्णय लेना, निर्णय वगैरह लेना, डिसीजन मेकिंग काम यहाँ पर होगा। सिर्फ इसमें दो पॉइंट है, मांग और समर्थन। मांग क्या है? जो समाज में मांग उठती है वो जो समाचार पत्र वगैरह हैं, दल, समूह, इनके द्वारा जो है उठाई जाती है। समर्थन क्या होता है कि जो व्यक्तियों की विचारधारा, संस्थाएं होती हैं, अगर वो व्यवस्था के अनुरूप होती हैं तो वो समर्थन का जो है रोल अदा करती हैं। तो ये जो है इनके 3 पॉइंट थे, जो इनका निवेश निर्गत, आगत निर्गत कह लें या निवेश निर्गत माध्यम से इन्होंने क्या किया कि राजनीतिक व्यवस्था को निरूपण किया है, यानी कि बताया है। ये हो गया। अब हम संरचनात्मक प्रकारात्मक के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार कितने हैं? 7 हैं। 7 प्रकार हैं। जो संरचनात्मक प्रकारात्मक के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार 7 हैं। और इसका संबंध जो है, जो संरचनात्मक प्रकारात्मक का अगर हम संबंध की बात करें तो क्या है? ये राज्य विषयक कार्यविधि से संबंधित है, यानी कि जो राज्यों के कार्य हैं तो उससे ये संबंधित है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है कि संरचनात्मक प्रकारात्मक जो है वो किससे संबंधित है? तो वो राज्य विषयक कार्यविधि से संबंधित है। और यदि हम बात करें कि इसके जो संरचनात्मक प्रकारात्मक के प्रकार कितने होते हैं, तो ये जो संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम है तो इसके अनुसार जो है राजनीतिक व्यवस्था में कितने प्रकार होते हैं? 7 होते हैं। 7 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? 4 आगत होते हैं और 3 निर्गत होते हैं। 4 जो है आगत होते हैं और 3 निर्गत होते हैं। काफ़ी बार इसको मैंने करा रखा है, तो इसका मैंने कई बार बताया है, जैसे कि राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित समूहन, राजनीतिक संचार, ये सारे आगत कृत्य हो जाएंगे। निर्गत में नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग और नियम अधिनिर्णयन, ये हो जाएगा। तो मैंने कई बार बताया है, चलिए एक बार यहाँ देख लेते हैं। आगत में हो जाएंगे 4, कौन कौन से? राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती। दूसरा हो जाएगा ये जो हमारा हित स्पष्टीकरण, हित स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण। और तीसरा हो जाएगा हित समूहन, हित समूहन। चौथा हो जाएगा राजनीतिक संचार। चौथा क्या हो जाएगा? राजनीतिक संचार, संप्रेषण, कुछ भी कह लीजिए। और जो ये आगत हो गए, तो ये कौन से हैं? आगत हैं। निर्गत की बात करें हम, इसमें 3 आएंगे। ये 4 हो गए और इसमें आएंगे 3। कौन कौन से आएंगे? पहला आएगा नियम निर्माण, इसमें सब निर्माण से आएंगे।
तो ऑप्शन रहेगा, आप आराम से चूज कर पाएंगे। नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग, नियम अनुप्रयोग और क्या हो जाएगा, नियम अधिनिर्णय, नियम अधिनिर्णय, ये हो जाएगा। तो ये जो है 7 हैं। आप टोटल ऐसे इसको याद रखिए कि 4 जो है आगत हैं और 3 निर्गत हैं। जो निर्गत हैं ये सब में इसमें जो है नियम आएगा, यानी कि ये नीतियों और नियमों से संबंधित हैं, कानूनों से, और इसमें अलग अलग तरीके के हैं, जैसे कि सामाजिकरण एवं भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित समूहन और राजनीतिक संचार, ये सारे आ जाएंगे। इसी के साथ में हम एक चीज़ और देखेंगे जो यहाँ डेविड ईसन से संबंधित है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि जो डेविड ईसन का आगत निर्गत विश्लेषण है उसके जो मुख्य चर क्या हैं, तो मांग, समर्थन, पुनः निवेश। तो ये जो है 3 इसके, अगर और भी ऑप्शन आएंगे, फिलहाल जैसे 3 आ गए तो आपको तीनों में टिक करना है, क्योंकि हमने मांग, समर्थन, ये सारी चीज़ें आपको बता दी। लेकिन क्या होता है, जब नीति निर्माण हो जाती है और वापस जो है वो समाज में आती है, तो समाज में फिर उस जो है जो नीति बनी हुई होती है, जो कानून बना हुआ होता है, तो उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ के समाज फिर से एक डिमांड को उठाता है। तो ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। नीति निर्माण हुआ तो और निकल करके क्या हुआ, पहले मांगे उठी, समर्थन हुआ, फिर उस पर जो है डिसीजन लिया गया, उसके फिर नीति निर्माण हो गई, और नीति निर्माण होकर के वापस वो जब नीति कहाँ आएगी, समाज में ही तो आएगी। समाज में आ गई, और समाज में जब आ जाएगी तो क्या होगा, एक कॉमन सेंस है कि ज़रूरत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से उनमें जो है फिर से बदलाव की ज़रूरतें होंगी, या फिर कुछ और नई डिमांड उठ जाएंगी। तो क्या होगा कि फिर पुनः निवेश शुरू हो जाएगा, यानी कि पुनः फिर से कुछ डिमांड शुरू हो जाएंगी। एक जब उनका पूरा होकर के आ गया तो फिर पुनः कुछ जो है शुरू हो जाएगा। तो मांग, समर्थन, पुनः निवेश। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मांग, समर्थन, पुनः निवेश होता रहता है, तभी निरंतरता बनी रहती है। अगर निवेश बंद हो जाएगा तो राजनीतिक व्यवस्था जो है ठप हो जाएगी, है ना। मांग, समर्थन, पुनः निवेश जो है, ये इनमें से कौन जो है मुख्य चर नहीं है, आगत निर्गत विश्लेषण का कौन मुख्य चर जो है, इसमें क्या है या क्या नहीं है, तो तीनों ही हैं। मांग होता है, समर्थन होता है, और जब फिर नीतियाँ वगैरह बनकर के निकल के आ जाती हैं समाज में, तो समाज जो है दूसरी मांग उठा देता है, पुनः निवेश। तो ये सभी जो हैं किसके, आगत निर्गत के मुख्य विशेषताएं हैं। आगत निर्गत या निवेश निर्गत कह सकते हैं, निवेश निर्गत की जो है मुख्य चर हैं, है ना, ये सभी, और बाकी जो और भी मैंने बताए आपको। ये इतना हो गया यहाँ पर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ आमंड ने भी अपना जो है दिया है संरचनात्मक, प्रकारात्मक, ये सब चीज़ें, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो ठीक रहेगा। अगला है आमंड पावेल राजनीतिक व्यवस्था की संरचनात्मक तथा प्रकारों के आधार की व्याख्या करता है। तो ये आमंड पावेल जो हैं राजनीतिक व्यवस्था की संरचनात्मक तथा प्रकारों के आधार पर व्याख्या करता है। इनका मानना है, इसको देख लेते हैं, जो ईस्टर्न का निवेश निर्गत मॉडल था तो उसको इन्होंने बोला कि ये अधूरा है, और इन्होंने क्या किया कि संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल प्रस्तुत किया। संरचनात्मक ये इन्हीं का है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, ये जो है मॉडल किसका है, इन्हीं का है। तो ये इन्होंने प्रस्तुत किया है, और इन्होंने बोला है कि इस जो मॉडल के अंतर्गत संरचना और प्रकार, जो प्रत्येक देश के संरचना है संस्थाओं की और उसके प्रकारों का इन्होंने जो है उस पर फोकस किया है। और ये मानते हैं कि जो है देश की जो है सभी देशों की अपनी राजनीतिक संरचना होती है, और ये संरचनाएं निश्चित कार्य यानी कि कार्यों को करती हैं। तो इसी पर इन्होंने, इसीलिए इसको संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल बोला है। और जो इनका डेविड ईस्टन का निवेश निर्गत मॉडल है, इसको आगत निर्गत भी बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध नाम अगर देखें तो ये निवेश निर्गत है। निवेश निर्गत, आगत निर्गत भी बोल सकते हैं, बट ये शुद्ध रूप में इसको निवेश निर्गत ही बोला जाता है। और क्वेश्चन में आगत निर्गत करके भी पूछ लेते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही हो रहा है।
तो जो है निवेश निर्गत मॉडल को ये कहते हैं कि ये अधूरा है, और फिर अपना संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल को देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया। चले आगे देखेंगे। ये क्या है? इतिहास अतीत की राजनीति है, राजनीति वर्तमान का इतिहास है। ये किसने कहा है? फ्रीमैन ने कहा है कि इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। ये मूल जो है तटस्थता व्यवहारवादियों की विशेषता है। मूल तटस्थता ये टर्म है, मूल तटस्थता व्यवहारवादियों की विशेषता है। क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन कई सारे दिए रहेंगे वहाँ पर, तो आपको चूज करना व्यवहारवादियों की विशेषता क्या है। तो मूल्य तटस्थता। ये मूल तटस्थता का क्या है, ये इसके बारे में देखते हैं कि जो ये व्यवहारवाद के जनक किसको माना जाता है? डेविड ईस्टन को माना जाता है। हमने बात कल कर ली थी कि डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। और इनका क्या है कि ये मानते हैं कि शास्त्रीय राजनीति विज्ञान मूल्य से भरी पड़ी है, यानी कि जो मूल्य हैं, मूल आदर्श, इन सबसे जो है भरी पड़ी है। लेकिन ईस्टन ने क्या किया कि नवीन उपागमों के साथ राजनीति को मूल तटस्थ बना दिया, और फिर जो है ये काम इन्होंने जो है एक प्रकार से ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी आंदोलन का इन्होंने सूत्रपात किया था, क्योंकि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था उसको जो है वर्तमान संदर्भ में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में उस समय असफल मानकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है व्यवहारवादी ये राजनीतिक सिद्धांत को शुरू किया गया था। तो यहाँ पर हम डेविड ईस्टन को समराइज कर लेते हैं। डेविड ईस्टन को क्या है? व्यवहारवाद का जो है जनक माना जाता है, जबकि व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक कौन है? चार्ल्स मेरियम है। ठीक है, डिफाइन हुआ है इसको। अब देखेंगे कि डेविड ईस्टन ने कौन कौन से जो है इन्होंने सिद्धांत दिए हैं। तो इन्होंने निवेश निर्गत सिद्धांत दिया है, और अधिकारों का जो मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है उससे भी संबंधित है, यानी कि ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। और क्या है इनके बारे में आपने क्या पढ़ा अभी? ये मूल्यों का आधिकारिक आवंटन हो गया, और प्लस इन्होंने निवेश निर्गत सिद्धांत दिया है, और ये जनक माने जाते हैं। और ये जो क्रांति थी, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति कह लें या व्यवहारवादी क्रांति के जनक माने जाते हैं। और अगर पूछा जाए कि प्रथम आक्रमण किसने किया था व्यवहारवाद पे, तो इन्होंने जो है उत्तर व्यवहारवाद को मतलब ये उसका विस्तार करने के लिए, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए प्रथम आक्रमण जो है व्यवहारवाद पे किसने किया था? तो इन्होंने, यानी कि डेविड ईस्टन ने किया था। इसलिए इनको जो है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तो ये इनके बारे में, डेविड ईस्टन के बारे में ये 3-4 बातें जो है अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कोई ना कोई। और ये जो संरचनात्मक प्रकारात्मक ये सिद्धांत दिया गया है, तो ये दिया गया है किसके द्वारा? आमंड के द्वारा दिया गया है। और इसमें जो है राज्य के कार्यों का जो है अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको राज्य की जो संरचना है और उसके कार्य, उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसके नाम से ही संरचनात्मक प्रकारात्मक दिखता है। 1970 के दशक में ये सिद्धांत जो है दिया था किसने? आमंड और पावेल ने दिया था। चलिए हम आगे देखेंगे अब। तो ये जो मूल तटस्थता है इसी से संबंधित है, क्योंकि जो डेविड ईस्टन थे उन्होंने जो है राजनीति को मूल तटस्थ बना दिया था, और पहले की जो शास्त्रीय राजनीति थी, शास्त्रीय राजनीति विज्ञान, वो मूल्य भारित था, यानी कि मूल्यों से भरा हुआ था। तो ये इसका मतलब हो रहा है। मतलब समझ जाएंगे तो ऑप्शन अपने आप चूज कर लेंगे। चलिए आगे देखेंगे। राज्य ऐसा संगठन है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। तो किसका कथन है? ये लास्की का कथन है। लास्की का कथन है कि राज्य ऐसा संगठन है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। तो ये लास्की का है। आगे है, क्या कह रहा है कि यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो राज्य है। जो यूनानी नगर राज्य थे उनको तब नगर राज्य कहा जाता था, अभी उनका आधुनिक नाम क्या है? तो राज्य है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसको ध्यान रखना है। राज्य शब्द को पिकअप करना है, राज्य शब्द को चूज करना है ऑप्शन में। तो सीधा ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। यूनानी नगर राज्य को अब किस नाम से जाना जाता है या किस रूप में है वो? तो वो राज्य हैं। अब ये राज्य हैं, यूनानी नगर राज्य जो है राज्य वर्तमान समय में राज्य के रूप में है।
अगला है राज्य के विकास में रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना, ये सब जो हैं और धार्मिक गतिविधियाँ ये अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि सीधा आपसे पूछा जाएगा कि राजनीतिक जो राज्य के विषयक सिद्धांत है, राज्य के विकास में कौन कौन सी भूमिकाएं जो है किन किन चीज़ों ने निभाई हैं, या सीधा ये भी पूछ सकता है कि जो राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत है, उसमें जो है किन किन चीज़ों ने भूमिका निभाई है। तो रक्त संबंध हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, शक्ति हो जाएगी और राजनीतिक चेतना हो जाएगी और धार्मिक गतिविधियाँ हो जाएंगी। सारे कुछ चीज़ें आ जाएंगी उसमें, तो इसको ध्यान रखना है। ये आगे हम देखेंगे। राज्य के उद्भव, जो राज्य है, राज्य इसका उद्भव जो ये जमींदारी यानी सामंती राज्य जो होते हैं, सामंती युग के बाद जो ये सामंती राज्य होते हैं उनका पतन होता है, तब जो है राज्य का उद्भव होता है। तो ये क्रम में दिया जाएगा कि मतलब या तो क्वेश्चन सीधा ऐसे दे देगा कि राज्य का उद्भव, और बहुत सारे ऑप्शन होंगे, रोमन साम्राज्य के बाद होता है या फिर ये जमींदारी राज्यों के पतन के बाद होता है। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे वहाँ पर दिए रहेंगे अलग अलग। तो आपको उसमें से परफेक्ट आंसर ये है कि राज्य का उद्भव जमींदारी राज्यों के पतन के बाद हुआ था। अगर इसका क्रम जान लेंगे तो आप इससे रिलेटेड सारे जो हैं आंसर देने में सक्षम रहेंगे। इसका सही क्रम होगा, क्या होगा? कबीला राज्य, कबीला राज्य, फिर आ जाएगा इसके बाद कबीला राज्य के बाद आएगा प्राच्य साम्राज्य, प्राच्य साम्राज्य ये आ जाएगा। और उसके बाद जो आएगा यूनानी नगर राज्य आएगा, यूनानी नगर राज्य आएगा। फिर आएगा ये जो होते हैं रोमन, यूनानी के बाद आएगा रोमन साम्राज्य आएगा, साम्राज्य समुदाय रोमन साम्राज्य समुदाय कुछ भी कह लें आएगा। और इसके बाद आएगा ये जो सामंती है, सामंती व्यवस्था या जमींदारी कुछ भी कह लें, सामंती व्यवस्था। और फिर इस सामंती व्यवस्था में क्या होता है कि ये इसमें पुनर्जागरण के आंदोलन होते हैं वगैरह वगैरह, इसमें सब होता है। और फिर जो है क्या आ जाता है राष्ट्र राज्य, राष्ट्र राज्य का उदय हो जाता है, यानी कि राज्य का उद्भव हो जाता है। तो इसके बाद आता क्या है राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य एक सिर्फ जो है राज्य कह लें, इसका जो है उद्भव हो जाता है। तो ये इसका क्रम है, ये इसका जो है क्रम है। कबीला राज्य, प्राच्य राज्य, यूनानी राज्य, रोमन राज्य और फिर सामंती व्यवस्था। उसके बाद जो है राष्ट्र राज्य यानी कि राज्य, आधुनिक राज्य का उद्भव होता है। आगे है कि जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान संशोधन की विधि पाई जाती है कहाँ? स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। स्विट्जरलैंड में जो है संविधान संशोधन कैसे होता है? लोकप्रिय मत द्वारा जो है, जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान संशोधन की विधि पाई जाती है। वहाँ पर संविधान में संशोधन करके जनता से जो एक प्रकार से रेफरेंडम बोल सकते हैं वो करवाया जाता है, तो उसी को जनता की लोकप्रिय मत कहा जाता है। ये टर्म याद रखें, ज़्यादा कुछ याद रखें। लोकप्रिय मत, जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान संशोधन कहाँ होता है? तो स्विट्जरलैंड में होता है। आगे है रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है। तो ये मैकाइवर के द्वारा कहा गया बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। मॉडर्न स्टेट की पुस्तक, जो मॉडर्न स्टेट पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो मैकाइवर महोदय ही हैं। ये नेक्स्ट क्या कह रहा है कि व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे.बी. वाटसन द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये जो व्यवहारवाद शब्द है ये सर्वप्रथम किसके द्वारा? जे.बी. वाटसन के द्वारा प्रयोग किया गया। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि व्यवहारवाद में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद को 8 विशेषताएं हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि जो डेविड ईस्टन का व्यवहारवाद है उसकी 8 विशेषताएं हैं, तो इतना आ सकता है। इसके अलावा फिर विशेषताएं दे देगा तो आपको उसमें सेग्रीगेट करना होगा, अलग करना होगा, तो वो भी आ सकता है।
तो इसको जो इनकी 8 विशेषताएं हैं, चाहे विशेषताएं कह लीजिए, चाहे इनको जो है व्यवहारवाद के सिद्धांत के लक्षण कह लीजिए, चाहे इनको कह लीजिए आपकी जो है बौद्धिक आधार, जो व्यवहारवादी आंदोलन के 8 बौद्धिक आधार कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए, विशेषताएं हैं और लक्षण, चलो वो तो मिल ही जाए, और बौद्धिक आधार, बौद्धिक आधार ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से हैं। तो ये सभी जो है 8 हैं, कुछ भी पूछ ले, 8 हैं। कौन कौन से हैं? नियमितता, नियमितता, ठीक है, ये एक हो गया। 2 देख लेते हैं, दूसरा क्या है? नियमितता क्या? सत्यापन, सत्यापन। तीसरा क्या होगा? तकनीक, तकनीक होगा। फिर तकनीक के बाद क्या है? परिमाणीकरण, चौथा हो जाएगा परिमाणीकरण। 5वां क्या हो जाएगा? जब परिमाणीकरण हो जाएगा उसके बाद आएगा मूल्य निरपेक्ष, मूल्य निरपेक्ष। उसके बाद आएगा व्यवस्थाबद्धीकरण, व्यवस्थाबद्धीकरण। फिर आएगा विशुद्ध विज्ञान, 7वां हो जाएगा विशुद्ध विज्ञान। और जो 8वां होगा वो समग्रता या एकाकीकरण। तो 8वां क्या हो जाएगा? समग्रता, या इसको एकाकीकरण भी कह सकते हैं, एकाकीकरण ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 8 हो गए। इसमें क्या है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से इनको पढ़ लेना है। वहाँ ऑप्शन आएंगे, आपको चूज कर देना है एक जो सही ऑप्शन। जैसे इसमें कोई रख देंगे 3 इनमें से रख देंगे, दूसरा रख देंगे आदर्श सिद्धांत, आदर्श सिद्धांत। तो ये इसका अंग नहीं है, तो आपको जो है क्या नहीं है, तो आदर्श सिद्धांत को चूज करना होगा। या फिर प्रासंगिकता का सिद्धांत रख देंगे, तो ये प्रासंगिकता का सिद्धांत क्या है? प्रासंगिकता का सिद्धांत, कल हमने इस पर बात की थी, है ना। प्रासंगिकता का सिद्धांत, इस पर कल बात की थी हमने। तो क्या बात की थी, ये किससे संबंधित है? तो ये जो प्रासंगिकता का सिद्धांत उत्तर व्यवहार का गुण है, यानी कि उत्तर व्यवहारवाद से ही संबंधित है। उत्तर व्यवहारवाद जो है प्रासंगिकता और कार्य, इस पे ध्यान देता है। तो ये जो है ऐसे करके आपको फिर सेग्रीगेट वहाँ पर करना होगा। ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे, 3 इससे दे दिया या फिर 1 इससे दे दिया, बाकी 3 अलग हो जाएंगे, तो 1 आपको उठाना पड़ेगा। तो ध्यान से पढ़ लेंगे तो ऑप्शन मिलेंगे, आप कर लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। आगे है कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के जो जनक कौन है या कौन लाया? तो डेविड ह्यूस्टन है। उत्तर व्यवहारवाद, या इसको एक तरह से और पूछते हैं व्यवहार क्रांति, व्यवहार क्रांति, कुछ भी पूछे आपको जो है डेविड ह्यूस्टन पे ही टिक करना है। आगे है जो शिकागो स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चार्ल्स मेरियम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो शिकागो स्कूल की स्थापना इनके द्वारा होती है, ये इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो अगर आए कि संस्थापक कौन है शिकागो स्कूल का, तो क्या आप ये जो है चार्ल्स मेरियम जो है ये राइट हो जाएगा। इसके संस्थापक यही माने जाते हैं, संस्थापक चार्ल्स मेरियम माने जाते हैं। और ये क्या है कि शिकागो जो विश्वविद्यालय था वहाँ पर ये राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, और फिर इन्होंने जो है व्यवहारिक राजनीति में क्या किया कि अपने सक्रिय भूमिका अदा की। और इनकी कई पुस्तकें हैं, जैसे कि अ हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल थेरीज और द अमेरिकन पार्टी सिस्टम एंड द न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये सारी कुछ इनकी जो है फेमस पुस्तक हैं। यदि हम बात करें कि व्यवहारवाद जो है किसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है, व्यवहारवाद से जिससे मतलब ही उसका निकल रहा है, तो व्यवहारवाद नौकरशाही, राजनीतिक वर्ग और जो ये होते हैं नागरिक,
नागरिक इन सभी के व्यवहार का जो अध्ययन करता है, यानी कि इन सभी के व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। और इसकी शुरुआत कब 20वीं सदी के पहले दशक में जो ये शब्द है तो वाटसन ने की थी, जेबी वाटसन ने की थी। और ये एक मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जेबी वाटसन। तो उन्होंने जो है व्यवहारवाद शब्द की जो है सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रयोग किया था, जेबी वाटसन ने। आगे हमने पहले डिस्कस कर लिया इसके बारे में। आगे है कि लोक कल्याणकारी राज्य को जनमत दबाने से बचना चाहिए, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य को क्या नहीं करना चाहिए, तो जनमत नहीं दबाना चाहिए। या किस चीज़ से बचना चाहिए, तो जनमत दबाने से बचना चाहिए। आगे है कि ईस्टर्न ने, यहाँ पढ़ने होगा, डेविड ईस्टन की बात हो रही है। डेविड ईस्टन ने 19वीं सदी को वैज्ञानिक सदी माना है। तो ये डेविड ईस्टन क्या है, 19वीं सदी को वैज्ञानिक सदी मानते हैं डेविड ईस्टन। आगे है व्यवहारवाद अल्पकालिक था क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। व्यवहारवाद में कमी क्या हुई कि जो व्यवहारवाद था वो अति तथ्यवाद के शिकार हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा तथ्यों पर बिल्कुल एकदम चले गए। ये किसी सामान्य सिद्धांत के निर्माण करने में असफल हो गए। और जो रॉबर्ट डहल हैं, इनके अनुसार अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है, क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। तो ये जो है किसने कहा है, रॉबर्ट डहल ने इनकी असफलता को एक उजागर करते हुए एक स्टेटमेंट दिया है। क्योंकि जो ये व्यवहारवादी थे तो ये क्या है, जो ये प्राकृतिक विषय हैं, प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ही जो राजनीतिक विज्ञान थी इसको भी वस्तुनिष्ठ बनाना चाहते थे। और इसके बारे में, इससे संबंधित जो है ये एक मतलब सार्वभौमिक या सर्वमान्य सिद्धांत निर्माण करने में जुटे हुए थे, जिसमें कि ये असफल हुए। क्योंकि ये प्राकृतिक विज्ञान की तरह बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें मानव के व्यवहार, मानव के विचार, उनके मूल, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हैं। और ये अलग अलग होती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो ये प्राकृतिक विज्ञान की तरह इसको जो है वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ रॉबर्ट डहल जो है उन्होंने बताया कि यही समस्या है कि इसमें जो है ये मानव संबंधित है और मानव के मूल्य इसमें होते हैं, इसलिए इसको वस्तुनिष्ठ बनाने में यही जो है समस्या आ रही है। तो ये हमने जो है ये अल्पकालिक इसीलिए था। और इसी के अगला चरण जो था वो उत्तर व्यवहारवाद आया था। नेक्स्ट है कि विश्वव्यापी लोकतंत्रीकरण जो है कि तीसरी लहर जो थी ये किससे संबंधित है, तो ये हंटिंगटन से संबंधित है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, हंटिंगटन, सैमुअल हंटिंगटन से संबंधित है, इनसे संबंधित है। इन्होंने जो है, इनकी बुक है इन थर्ड वेव, और उसी में जो है इन्होंने इन लहरों का उल्लेख किया है। जो लोकतंत्रीकरण के चरण हैं उनका उल्लेख किया है। लहर के बोला कि ये वेव हैं। तो इनकी पुस्तक क्या थी, इन द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी। इन्हीं में जो है लोकतंत्रीकरण के चरणों का ये उल्लेख करते हैं। और इसमें बताते हैं कि जो पहला चरण है वो 1828 से 26 के बीच में आया है। पहला चरण कितना, 1828 से ये जो 1926 के बीच में आया है, 1926 के बीच में आया है। इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों में जब लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ। और जो 1943 से 1962 के बीच में लोकतंत्र का दूसरा चरण आता है। तो दूसरा चरण अगर हम बात करें कब आता है, 1943 से 1962 के बीच में दूसरा चरण आता है। तो इसमें जो है भारत, इजराइल जैसे ये जो देश हैं इनमें लोकतांत्रिक जो है शासन स्थापित होता है। और तीसरा चरण 1975 के बाद शुरू होता है। तीसरा जो है 1975 के बाद शुरू होता है। और इसमें जो है पुर्तगाल, स्पेन
जैसे ये देश जो है लोकतांत्रिक बन गए। तो ये तीसरी लहर जो है हंटिंगटन से संबंधित है, विश्वव्यापी लोकतंत्रीकरण। इसमें एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि इसमें भारत दूसरी लहर में आता है, भारत ये दूसरी लहर में आता है। इजराइल, भारत, ये सब जो है दूसरी लहर के अंतर्गत आते हैं। भारत आपको ध्यान रखना है खास तौर पे। चलिए आगे देखेंगे हम नागरिक समाज का उपयुक्त नाम क्या हो सकता है। तो 1 सेकेंड, यस, यहाँ पर तो नागरिक समाज का उपयुक्त नाम है लोकतांत्रिक और क्रियात्मक समाज। इसका जो उपयुक्त नाम अगर दूसरा नाम देखा जाए तो लोकतांत्रिक और क्रियात्मक समाज। इसमें क्या होता है कि सभी जो व्यक्ति होते हैं स्वेच्छा से जो है इसमें नागरिकता ग्रहण करते हैं, और ये स्वैच्छिक नागरिक और सामाजिक संगठन तथा संस्थाओं की समग्रता यानी कि एकीकरण से बना एक संगठन है। तो यही नागरिक समाज है। तो इसको दूसरा नाम क्या होगा, लोकतांत्रिक एवं क्रियात्मक समाज भी कह सकते हैं। आगे देखेंगे, यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। ये कथन जो है गेटल महोदय का है। और ये इतिहास का अंत किससे संबंधित है, ये एक लेख है जो फ्रांसिस फुकुयामा यहाँ लिख लेते हैं, फ्रांसिस फुकुयामा से संबंधित है। ये लेख इन्होंने लिखा था जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो बोला था कि मतलब एक विचारधारा जो है बिल्कुल अब लुप्त हो चुकी है, और जो एक विचारधारा बची है वही रहेगी, उसी का अस्तित्व बना रहेगा पूरी दुनिया में, उसी का जो है एक प्रकार से वर्चस्व होगा। तो ऐसी बातें इसमें लिखी थी इतिहास का अंत में। अगला है जैक्सोनियन लोकतंत्र, किससे संबंधित है, तो ये अमेरिका से संबंधित है। स्वीकृत पागलपन, तो ये स्वीकृत पागलपन की अवधारणा किसने दी है, तो जो टेलीरैंड महोदय हैं, टेलीरैंड, ये क्या कहते हैं कि लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन बोला है इन्होंने। टेलीरैंड ने बोला है कि जो लोकतंत्र की इन्होंने आलोचना की है और आलोचना करते हुए बोला है स्वीकृत पागलपन की संज्ञा दी है किसे, लोकतंत्र को। इनका नाम जो है इधर लिख लेते हैं, टेलीरैंड। ठीक है, आगे देखेंगे डेमोक्रेटिक एंड इकोनॉमिक चैलेंज। ये पुस्तक जो है किसकी है, मैकाइवर की है पुस्तक है ये। ठीक है, पुस्तक की बात कर रहे हैं। और लोकतंत्र एक जीवन शैली है, ये टीवी स्मिथ जो है, ये टीवी स्मिथ के द्वारा जो है कहा गया है कि लोकतंत्र क्या है, एक जीवन शैली। ये इनका कथन है, लोकतंत्र के बारे में इनके विचार हैं। इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हुए आज वीडियो हम यहीं स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं रात में या मॉर्निंग के लिए शेड्यूल कर देंगे। तो वो भी आपको रात तक या मॉर्निंग में मिल जाएगी, वो किसी और टॉपिक पर होगी। तो सारी वीडियोस हमारी पाने के लिए जो आप क्या करें कि नोटिफिकेशन ऑन कर लें, नहीं तो वीडियोज़ आपकी स्किप होती जाएंगी, यानी कि मिस कर देंगे वीडियोज़, और जैसे वीडियोज़ मिस होंगी आपका टॉपिक मिस हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, ये हमने आपको कई बार बताया है। तो आपके लाइक और कमेंट्स में कमी नहीं होनी चाहिए, वो आप करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।